देर में ही अब ये नया माध्यम है तो इसको समझना थोड़ा कठिन से ही होता है अभी तो मेरे लिए। मालूम नहीं बात पहुंचेगी कि नहीं। तुम किसी और में सुन के देखो, आवाज आ रही है तुम्हारे पास उसकी, उसमें फेसबुक में, उससे पता लग जाएगा। तो कुंवर जी का बहुत मुश्किल। हम्म, हम्म, शानी साहब ने छापा था समकालीन भारतीय साहित्य में। हम्म, हम्म, आवाज आ रही है? आ जाएगी आवाज। ठीक है। हम्म, कुछ करना पड़ेगा ना इसमें। अब कुछ नहीं करना है ना। जी नमस्कार। जी। जी हाँ। हम्म, अभी 2 मिनट और है। 7 बजे ही शुरू करें। मालूम नहीं। 7, 19, 17, 6:58 PM दिखा रहा है। अच्छा। हम्म, हाँ ठीक आ रहा है। अच्छा। ठीक। हम्म, अब इसमें मुझे कुछ करना नहीं है ना, बस ऐसे ही बोलना शुरू कर देना है। अच्छा। जी। लैग आ रहा है माने? बोलने के बाद आ रहा है, थोड़ा टाइम लगता है पहुंचने में। अच्छा। हम्म। 6:59 PM। हम्म। हाँ। जी नमस्कार।
जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी के माध्यम से और इस नए डिजिटल माध्यम से हम कुंवर नारायण जी को याद करने, उनके रचना जगत पर कुछ बात करने के लिए इकट्ठे हैं। यह आयोजन कई दिनों से चल रहा है, शायद यह 10वीं कड़ी है आज। और आज मैं कुंवर नारायण जी पर बहुत पहले कुछ लिखा था, उसी का एक तरह से पाठ करना चाहता हूँ। नई तैयारी तो नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि अभी मैंने सब इतना असमाप्त कुछ महीने पहले इस पर एक टिप्पणी जरूर लिखी थी, जो समास नाम की पत्रिका में उदयन वाजपेयी ने छापी थी, और उसमें खास तौर से अब नाम की कविता का उसी से शुरू किया था। जैसे, और इस कविता को शायद एक बार हम फिर से सुन सकते हैं। अब बाहर किसी ने खटखटाया, मैंने उठकर दरवाजा खोला। अरे तुम, सदियों बाद विश्वास नहीं होता। छुओ मुझे कि लगे सचमुच तुम ही हो। अंदर आओ, मिलो मेरे घर से, मेरी कविता से, मेरी अधूरी दुनिया से। भर जाओ मुझ में अब, मुझसे भी ऊपर तक। जल्दी करो, केवल अभी तो बचा है अब मेरे पास। इस अब के कितने सारे आशय निकल सकते हैं, उनमें से कुछ उस लेख में, उस समीक्षा में छूने की कोशिश की थी। बल्कि पंकज जी को सुनते हुए, कल या परसों उन्हें सुनते हुए लगा कि समय का कितना महत्व है इस पूरे कविता, इनके रचना संसार में, कुंवर नारायण जी के। और मुमकिन है कि अगर हम उसे देखें तो उस एक सूत्र से भी बहुत सारी चीजें कुंवर नारायण जी के बारे में खुल सकती हैं। अच्छा यह है कि देखिए, विस्मरण के इस युग में इन नए माध्यमों ने अ, अपने दिग्गजों को याद करने का अवसर हम लोगों को दे दिया है, और फिर से हम लोग श्रोता भी बन रहे हैं। कुंवर नारायण जी से पहला परिचय मेरा शायद 1964 का है, जब सागर विश्वविद्यालय में बीए का विद्यार्थी होने के नाते के तरह की तरह छात्रों के एक दल के साथ, छात्रों छात्राओं के एक दल के साथ हम लोग घूमे थे, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, जयपुर वगैरह। तो मुझे याद है कि महानगर में हमने 2 घर खोजे थे, एक यशपाल जी का और एक कुंवर नारायण जी का। यशपाल जी की से मुलाकात तो याद है, कुंवर नारायण जी वाली मुलाकात बहुत ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन दूसरी बार हम महानगर, लखनऊ महानगर इलाके में, जहाँ कुंवर जी का घर था पहले, वहाँ फिर हम दोबारा गए अपने मेरी पत्नी चंद्रकिरण के गांव से होते हुए, फतेहपुर जिले में हुसैनगंज तिवारीपुर से, और हमारे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। और वहाँ याद है कि इतना सुंदर, सुरुचिपूर्ण, बहुत बड़ा आकार में, बड़ा नहीं लेकिन बहुत भव्यता लिए हुए। और उस समय ख्याल आया कि पैसे का अच्छा अच्छा प्रयोग, अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वरना पैसे से तो ज़्यादातर फूहड़ता ही जहाँ तहाँ नजर आती है। तो सुंदर से घर में, अपूर्व तब छोटे थे, लेकिन इतने छोटे भी नहीं, क्योंकि हमको वो चिड़ियाघर घुमाने ले गए, और सांपों के बारे में अपूर्व की जो जानकारी थी वो कमाल की थी। बहुत से सांप देखे और उन सांपों का विवरण भी अपूर्व से सुना। और भारती जी से तो मिलना एक विशेष अनुभव हमेशा रहा ही है। इतनी शांत और इतनी विदुषी, शायद कम ही लोग जानते होंगे कि अर्थशास्त्र की कोलकाता विश्वविद्यालय की एमए
स्नातक हैं, और इनके सहपाठी थे सुकुमार चक्रवर्ती, अमर्त्य सेन जैसे लोग, और शायद भारती जी का पहला या दूसरा स्थान था उस विश्वविद्यालय में एमए में। और सुखद संयोग यह है कि चंद्र किरण को प्राथमिक शाला में या माध्यमिक शाला में उन्होंने कुछ दिन पढ़ाया, और वो कुछ दिन पढ़ाने का सुफल यह है कि अंतिम दिनों तक, मेरी पत्नी के अंतिम दिनों तक, अभी हाल में वो संबंध बना रहा। और जब भी भारती जी, एक तो भारती जी उनकी गुरु थी, और दूसरी मन्नू जी, मन्नू भंडारी, और बाद में कुंवर जी से तो बहुत लंबा, अगर कहें कि काम के घंटों में जो मुलाकात हुई, वो साहित्य अकादमी में एक हमने प्रयोगशाला ही कहें उसे, हिंदी कवियों के अंग्रेजी अनुवाद की एक प्रयोगशाला की थी, जिसमें हमारे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, और हर कवि पर रोज बात होती थी, और पूरे 10 दिन सुबह से शाम तक कुंवर जी का, रघुवीर जी का, केदार जी का, प्रयाग जी, विनोद कुमार शुक्ल, ऐसे महत्वपूर्ण कवियों का सहयोग मिला था। और तो कि एक एक तरह से देखिए तो कितने अनुशासनबद्ध कुंवर जी रहे होंगे। और यह भी याद पड़ता है कि एक बड़ा स्मित, बहुत ही बड़ा संयमित किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर उनका, वो इस तरह बहुत मुलाकातें होती रही हम लोगों की, और नए लोगों को सुनने का भी उनमें अद्भुत वो चाव था। मैंने देखा कि बहुत से युवा कवियों को न केवल खुद पढ़ते थे, बल्कि उनका काव्य पाठ सुनते थे, और उसमें कुछ ऐसी सटीक टिप्पणियां उनकी होती थी जो हम अपने वरिष्ठों से, जिन्हें सुनकर हम सीख पाते थे या नए लोग सीख सकते थे। मैं जो आज खास तौर से अभी जो सब इतना असमाप्त पर तो एक टिप्पणी थी, मैंने कहानियों पर भी एक टिप्पणी की थी, बेचैन पत्तों का कोरस नाम का जो उनका कहानी संग्रह है, वो तो अद्भुत एक कहानी है देशों की सीमाओं के बारे में। लेकिन उसके बाद फिर अब इस अवसर पर होना तो ये चाहिए था कि मैं उनकी सारी रचनाओं को एक बार फिर से पढूं, और फिर बातचीत करूं आप लोगों से। फिलहाल वो संभव नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि एक लेख जो मैंने भी काफी मन से लिखा था, और संयोग से कुंवर नारायण जी को भी बहुत अच्छा खासा पसंद था, और छापा था इससे इस बहाने शानी साहब भी याद आते हैं। समकालीन भारतीय साहित्य में 1983 में इन्होंने यह लेख छापा था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे यथासंभव सुनने लायक बनाया जा सके, लेकिन लिखित और बोलने वाले माध्यमों का फर्क तो होगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। इसका शीर्षक तो दिया गया था, आदमी की तरह जिंदा रहने की कोशिश, कुंवर नारायण, और शुरुआत की थी गालिब के एक शेर से। और मैं एक ही मिसरा, एक ही पंक्ति देना चाहता था, तो शानी जी ने कहा नहीं, अगर शेर उद्धृत करना है तो पूरा पूरा शेर उद्धृत कीजिए। तो बू ए गुल, नाला ए दिल, दूध ए चिरागे महफिल, जो तेरी बज्म से निकला वो परेशान निकला। इसके कई संदर्भ और अर्थ कुंवर नारायण जी की कविता से जुड़ते हुए मिलेंगे आपको, और अस्तित्ववाद से भी। बहरहाल, कुंवर नारायण भावुक कवि नहीं है, या कहें कि नए पुराने तमाम हिंदी कवियों में सबसे कम भावुक कवियों में हैं। बल्कि व्यापक रूप से यह माना जाता है कि कुंवर नारायण बौद्धिक कवि हैं।
परिवेश हम तुम की भूमिका में उन्होंने इस राय से असहमति प्रकट की है। लिखते हैं, मेरी कविताओं पर अक्सर बौद्धिक और अति वैयक्तिक होने के आरोप लगाए गए हैं। दोनों ही आरोप मुझे विचारपूर्ण कम भावपूर्ण अधिक लगे। आगे उन्होंने कवि के विचारक रूप को स्पष्ट किया है। लिखते हैं, कवि मूलतः विचारक नहीं, आवश्यक विचारक भी है। आवश्यक विचारक। उसका काम हमें बौद्धिक बनाना नहीं, बुद्धिमत्ता के प्रति संवेदनशील बनाना है। हमारी समझ के उपकरणों को पहना रखना है ताकि हम वास्तविकता को बुद्धि, मन और प्रज्ञा के विभिन्न स्तरों पर साथ साथ ग्रहण कर सके। बुद्धि, मन, प्रज्ञा। मनोविज्ञान में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और फिर ये हमारी हमारी अपनी श्रेणियां हैं। हमारे भारतीय मनोविज्ञान में श्रेणियां आपको मिलेंगी, बुद्धि, मन, प्रज्ञा। तो कविता की संपूर्ण परिकल्पना के बावजूद उनकी अपनी कविता के बारे में शायद ही कोई ऐसी बहस हुई हो जिसमें उनके वैचारिक पक्ष को प्रमुखता न मिली हो। अक्सर उनकी कविता पर बहस विचारों की बहस हो गई है। यह अक्सरियत भी एक वजह है जो उनके कृतित्व के विचार की छानबीन के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इससे भी अधिक उनकी कविता खुद यह मांग करती है कि उसकी वैचारिक, मूलतः दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझा जाए। उसके बगैर कवि की बुनियादी जद्दोजहद कुछ एक भावोच्छ्वासों के रूप में देखे जाने और इस तरह अधूरे देखे जाने के खतरे में पड़ जाती है। मन, बुद्धि और प्रज्ञा के तीन स्तर समझ के तीन बुनियादी खंडों की तरह हैं, जो एक दूसरे से जुड़े रहकर भी अलग अलग हैं। भारतीय मनोविज्ञान में मनुष्य के मानस को शायद कुछ और श्रेणियों में भी बांटा गया है। मसलन चित्त और अहंकार वगैरह की भी अलग श्रेणियां हैं, पर मोटे तौर पर यही तीन श्रेणियां प्रचलित हैं। एक दूसरे से जुड़ी होकर भी ये श्रेणियां चूंकि अलग अलग हैं, इसलिए किसी खास प्रसंग में इनमें से किसी एक या दूसरे की प्रधानता की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। रचना के शुरुआती बिंदु कई तरह के हो सकते हैं। कोई बिंब, कोई भावना, कोई विचार, कोई लय या धुन, कभी महज एक शब्द। पूरी रचना प्रक्रिया में इनमें से कोई एक या अनेक चीजें हावी रह सकती हैं और आगे कमोबेश मात्रा में हावी हो जा सकती हैं। इस तरह कई और संभावनाएं सोची देखी जा सकती हैं। इनके कारण काव्यानुभव का रूप और उसका असर अलग अलग तरह का हो सकता है। क्लासिकी और रोमांटिक कवि स्वभावों में अंतर इन चीजों के अलग अलग संयोजनों के जरिए देखे जा सकते हैं। कुंवर नारायण का कवि स्वभाव क्लासिकी रुझान के नजदीक है। उनकी कुछ एक कविताओं को छोड़ दें, उन्हें छोड़ देने से कुंवर नारायण के कवि व्यक्तित्व पर कोई ज्यादा आंच नहीं आती। तो जिन या जिस तरह की कविताओं में उनकी अपनी विशेषता सामने आती है, वे निश्चय ही रोमांटिक रुझान की कविताएं नहीं हैं। अपने सामने संग्रह जो है उनका, अपने सामने के पहले और तीसरे खंड की प्रायः सभी कविताएं और दूसरे खंड की कुछ एक कविताएं उनकी विशेष पहचान है, यह मानकर यह बात कही जा रही है। क्लासिकी रुझान की पहचान इस तथ्य से भी हो सकती है कि आत्मजयी उनका प्रबंध काव्य है। पुराने महाकाव्यों का आकार भले ही उसका न हो, और यह भी देखा जा सकता है कि प्रबंध काव्य की ओर हिंदी के बहुत ही कम नए या आधुनिक कवि गए हैं। आत्मजयी लिखने के बावजूद कुंवर नारायण आध्यात्मिक या अध्यात्मवादी कवि नहीं है। यह विचारणीय तथ्य है। आत्मजयी में उन्होंने जीवन, मृत्यु, ईश्वर और मुक्ति जैसे प्रश्नों को संसार में खोजना चाहा, या कि वे संसार के अतलांतों को छूकर और शायद उन्हें सार्थक न पाकर लौट आए हैं।
उनकी जिज्ञासाएं विशुद्ध दार्शनिक न होकर मानवीय मानवीय जीवन और मानवीय संसार की जिज्ञासाएं हैं। यह नहीं कि आध्यात्मिक दार्शनिक प्रश्न मानवीय नहीं है, बल्कि यह कि मानवेतर या मानवोत्तर किसी सत्ता में हाड़ मांस के अनुभव को भुलाकर किसी अति मानव या परामानव की सत्ता में उनकी दिलचस्पी नहीं है। एक तरह से भारतीय अर्थों में उनके प्रश्न प्रज्ञा के नहीं, बुद्धि के हैं और मन के हैं। कुंवर नारायण की कविता को पढ़कर जो निकलता है वो परेशान ही निकलता है। जहां जिस शेर से हमने शुरू किया था, कुंवर नारायण की कविता को पढ़कर जो निकलता है वो परेशान ही निकलता है। जो तेरी बज़्म से निकला वो परेशान निकला। उससे निकलकर चैन, शांति, सुख, संतोष जैसी भावनाएं बनाए रखना कठिन है। यह कविता मानसिक द्वंद्व को आत्मसात करने का निमंत्रण है। बौद्धिक ऊहापोह उसका अनिवार्य चरण है, पर जिस हद पर वह ऊहापोह हमारे अनुभव का अंग बन जाती है, उस हद के बाद वह निरी बौद्धिक नहीं रह जाती। दरअसल खुद कुमार नारायण मन, बुद्धि और प्रज्ञा के विलगाव के हामी नहीं हैं। वे आधुनिकता के एलियट स्कूल के करीब हैं, टीएस एलियट के स्कूल के करीब है। उनकी उनकी काव्य रचनाओं के करीब भी हैं और सोच के करीब भी, वैचारिकता में। वे आधुनिकता के एलियट स्कूल के करीब हैं, जिसमें तर्क और भावना के विभेद को खत्म करने वाले बिंदु पर कविता को पाने की कोशिश है। बहुत प्रसिद्ध स्थापना है उनकी कि जहाँ तर्क और भावना इकट्ठी होती है, वही एक आधुनिकता की शुरुआत एलियट वहीं से मानते हैं। भले ही जॉन डन तक जाते हैं वो 3-4 सदी पहले, लेकिन आधुनिकता की पहचान और आधुनिकता की शुरुआत करने वाले शायद सबसे बड़े कवि एलियट ही हैं सारी दुनिया में। और आश्चर्यजनक रूप से किसी भी भाषा का साहित्य आप उठा लीजिए, आधुनिक साहित्य पढ़ना शुरू करते ही आप पाएंगे कि एलियट की छाया उस पर है, और उसको उसको माना भी है वहाँ के इतिहासकारों ने, रचनाकारों ने। और जब हम ये वर्कशॉप कर रहे थे, हिंदी ये संग्रह छपा है, उसमें साहित्य अकादमी से छपा है अंग्रेजी में, सर्वाइवल, और लंबा सा शीर्षक है उसका। तो उसमें हमारे साथ सहयोगी डायरेक्टर के रूप में उनका नाम है, और डैनियल वाइसबोर्ड के नाम से आप लोग परिचित होंगे, जिनकी सबसे बड़ी देन यह है कि दुनिया की अनेक भाषाओं की कविता पहली बार अंग्रेजी में उन्हीं के माध्यम से आई। वो जो पत्रिका निकालते थे, उसी से हंगारी और चेक और पोलिश, इस तरह के कवियों को बहुत कम लोग उनसे पहले जानते थे। तो उनका भी आकर्षण कुंवर नारायण जी के लिए इसीलिए था। कुंवर नारायण जी के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुए थे वो, और उन्होंने कहा कि एलियट की याद दिलाते हैं, और अमेरिका के एक दो और कवियों का भी उन्होंने नाम दिया। तो वे आधुनिकता के एलियट स्कूल के करीब हैं, जिसमें तर्क और भावना के विभेद को खत्म करने वाले बिंदु पर कविता को पाने की कोशिश है। एक बिल्कुल अलग सामाजिक राजनीतिक विचारधारा के साथ मुक्ति बोध भी ज्ञान और संवेदना के, ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान के एकीकरण के पक्षधर हैं। और यही हम याद कर लें कि आत्मजयी पर सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे पहला आलेख मुक्तिबोध का ही था। आधुनिकता की जो दूसरी प्रमुख धारा है एलियट से अलग, उसमें बौडलेयर, मलारमे, रैम्बो से लेकर सररियलिस्टों तक, उससे जगह जगह मेल खाने के बावजूद, उससे प्रेरित प्रभावित होने के बावजूद, यह धारा अधिक तार्किक, यानी एलियट वाली जो धारा है, अधिक तार्किक, संयोजित, सुचिंतित और संयमित धारा है। या हम यह भी गौर कर सकते हैं कि कुंवर नारायण जी खुद अच्छी खासी फ्रेंच जानते थे, ऐसा मेरा अनुमान है। और मालार में
बौडलेयर, रैम्बो वगैरह के बड़े गहरे पाठक थे। इनके बारे में कई दफ़ा उनसे बातचीत करते हुए कुछ सुनने को मिलता था। तो एलियट वाली जो संयमित धारा है, उसके लिए उदाहरण के लिए कुंवर नारायण के दूसरे छोर पर शमशेर बहादुर सिंह को रखकर देखें। यूं तो ब्रह्मांड और प्रकृति के विस्तार में खुद को मुक्त छोड़ देने की तर्क मुक्त इच्छा तक परिवेश हम तुम की कुछ कविताओं में देखी जा सकती है। अपने सामने में भी कुछ कविताएं अलग सी हैं, पर अभी तक यह उनका मुख्य स्वर नहीं है। एक तरफ कुंवर नारायण को रखिए, दूसरी तरफ शमशेर को रखिए, फिर आप देखिए कि पूरा इंद्रधनुष के दो छोर कैसे हैं और कितने समान हैं और कितने कितने अलग अलग हैं। वैविध्य उन दोनों में है, कविता के स्वर में भी, संरचना में भी, भाषा के प्रयोग में भी। कुंवर नारायण का दार्शनिक वैचारिक आधार से गहरा रिश्ता है। इसके मूल में कहीं यह धारणा है कि कोई जमाना ऐसा भी था जब अलगाव या विच्छेद इतना उत्कट न था, जब उस बज्म से ईश्वर की बज्म से आदम नहीं निकला था। उस जमाने की बात है। सृष्टि और सृष्टा के बीच, सृष्टि के तमाम चराचर के बीच, मनुष्य और प्रकृति के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच, इन सब के बीच उतना विच्छेद, उतना विभेद नहीं था। यह एक मान्यता है, सही कितनी है गलत कितनी हम नहीं जानते। बहरहाल कोई ऐसा युग जहां थी एक तत्व की ही प्रधानता, प्रसाद को याद करें, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ऐसे किसी अतीत को न मानने वालों में कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो भविष्य में किसी ऐसे ही स्वर्ण युग की कल्पना करते रहे हैं, पर रहस्यवाद से मुक्त आधुनिक मस्तिष्क में इस मौलिक विच्छेद की परिणति अलग तरह की हुई है। इस आधुनिक चिंतन में अधिकतर यह विच्छेद मनुष्य मनुष्य के बीच विलगाव की चिंता तक सीमित है। यह चिंता कम परेशान करने वाली नहीं है। नस्ल भेद है, जाति भेद है, वगैरह वगैरह, भाषा भेद है, धर्म भेद है और आर्थिक भेद तो है ही। तो चिंताजनक तो है, भयानक रूप से। सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक सभी मतवादों पर इसकी गहरी छाया है। अनेक व्याख्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस एहसास से निर्धारित हैं। मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद दोनों में किंचित भिन्न रूपों में इसे रेखांकित किया गया है। आध्यात्मिक या अध्यात्मवादी कहलाने वाले चिंतक और कलाकार उस बज्म से निकलने के पहले किसी स्थिति पर सोच विचार करने से बाज नहीं आते। दूसरी ओर आधुनिक या मानव केंद्रित चिंता उस बज्म से निकलने के बाद की स्थिति पर केंद्रित है, अधिक वास्तविक, अधिक मूर्त और फिर भी शायद उसी तरह परेशान करने वाली। अध्यात्मवादियों की तरह विकलता नहीं है, लेकिन फिर भी इस विच्छेद कहीं से हम टूट गए हैं, कहीं से विच्छिन्न हो गए हैं। यह भावना किन्हीं दूसरे रूपों में। आत्मजयी के अंतिम प्रश्न ये थे, देखिए, जीवन क्या, मृत्यु क्यों, मुक्ति कैसे, ईश्वर कहाँ। अब अपने सामने के प्रश्न भिन्न हैं। अब प्रश्न आत्यंतिक नहीं है, ये अपने सामने संग्रह। हम आत्मजयी से अपने सामने पर जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि प्रश्नों का स्वरूप भी कुछ बदला है। अब प्रश्न आत्यंतिक नहीं है, जीव एब्सोल्यूटिस्ट नहीं है, कह सकते। जीवन से पहले क्या था, इससे जोड़कर जीवन क्या है, ऐसा प्रश्न यहाँ नहीं है। न ही मृत्यु के बाद क्या है, इसके बारे में कोई प्रश्न है। मुक्ति कैसे और ईश्वर कहाँ, ये प्रश्न भी नहीं है। जीवन जब से पाया और जब वह मृत्यु के कारण स्थगित हो जाएगा, उसी के बीच क्या है, यही इस कविता की जिज्ञासा है, इस पूरे संग्रह की अधिकांश कविताओं की। ईश्वर को खोजने का कोई ख्याल यहाँ नहीं है।
मुक्ति को भी निर्वाण या मोक्ष के अर्थ में पाने की छटपटाहट नहीं है। मुक्ति है, स्वतंत्रता तो है और उसकी छटपटाहट तो है, लेकिन वो मोक्ष के अर्थ वाली नहीं। यह मानकर कवि आगे बढ़ रहा है, उद्धरण है, एक अकारण शुरुआत और अकारण मृत्यु के बीच कहाँ हूं। अनिश्चय नाम की कविता है। तो जीवन से परे की जिज्ञासा नहीं, जीवन को जीने को स्वीकार करने के बाद उसे जानने समझने की जिज्ञासा यहाँ है। आत्मजयी के नचिकेता को वे ठोस मानवीय जगत में ले आए हैं। कुंवर नारायण की इस कविता में प्रवेश का यही द्वार है, मनुष्य और मनुष्यों का संसार। उनकी टेक है, मुझे एक मनुष्य की तरह पढ़ो, देखो और समझो, ताकि हमारे बीच एक सहज और खुला रिश्ता बन सके, मांद और जोखिम का रिश्ता नहीं। कुंवर नारायण का यह मनुष्य कौन है, कैसा है? उनकी निम्न दो पंक्तियों को लेकर काफी बहस हुई है। नई कविता और प्रयोगवाद में अंतर्निहित सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक आग्रहों के प्रसंग में इस बहस की तीखी धार मिलती रही है। और वो दो पंक्तियां हैं, मैं समूह से विच्छिन्न हूं क्योंकि कुछ भिन्न हूं। ये परिवेश हम तुम में उपसंहार नाम की कविता में, मैं समूह से विच्छिन्न हूं क्योंकि कुछ भिन्न हूं। और अगर कुंवर नारायण जी के व्यक्तित्व और जीवन को देखिए तो बहुत कुछ सही कथन मालूम होगा। समूह में तो कभी शामिल नहीं हुए वो, हालांकि मित्रताएं गजब की गाढ़ी मित्रताएं हैं सब, विजय देवनारायण शाही के साथ, रघुवीर सहाय के साथ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ, कृष्ण नारायण कक्कड़ के साथ उनकी मित्रताएं आजीवन रही। और उसका काव्यात्मक लेन देन भी काफी मिलेगा अगर गौर से देखा जाए तो। मैं समूह से विच्छिन्न हूं क्योंकि कुछ भिन्न हूं, पर यह भिन्नता अद्वितीयता या श्रेष्ठता नहीं है। यह बात उनकी एक कहानी में रेखांकित है। अब उस कहानी से एक छोटा सा उदाहरण है, बड़ा आदमी नाम की कहानी से। उस समय यद्यपि हर व्यक्ति एक ही विपत्ति के अंतर्गत हंसा था, लेकिन प्रतिक्रियाएं अवश्य हर एक की अलग अलग रही होंगी। इसका अंदाजा लगाना आसान था, क्योंकि अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने पर मैंने पाया कि वही प्रतिक्रिया और किसी की भी होना असंभव था। इसलिए नहीं कि मैं सबसे विशिष्ट हूं, बल्कि भिन्न हूं, और हर आदमी जो मुझसे भिन्न है इस बात से दुखी नहीं बल्कि संतुष्ट भी होगा। साधारण की विशेषता विशिष्टता, ये कृष्णा सोपती जी से लंबी बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू किया था। अब उसकी पुस्तिका भी आई है। तो दूसरा जीवन उनकी जीवनी लिखते हुए मुझे फिर याद आ रहा है कि हंसी के कितने प्रकार हो सकते हैं। ये हम हशमत की कलम में देखने लायक होगा। जैसे भवभूति ने लाल रंग की कितनी छटाएं दिखाई हैं, कहते हैं वो अद्भुत है पूरे साहित्य में, शायद विश्व साहित्य में। कुछ वैसा ही कृष्णा जी की उन हंसी हंसी के वर्णनों में है और यहाँ इस कहानी के मर्म में दिखाई दे रहा है। यह विच्छिन्नता और भिन्नता संताप का कारण है, पर कुछ अलग अर्थों में। संताप तो है लेकिन कुछ अलग अर्थों में है। कुंवर नारायण के संसार में यह भिन्नता अस्तित्व की अनिवार्य और स्वीकार्य शर्त है। इसे भुलाने या इसे कुचलने की कोशिश अमानवीयकरण की कोशिश है। अगर कुंवर नारायण की कविता का घोषणा पत्र एक पंक्ति में लिखना हो तो कहा जा सकता है कि उनकी कविता अमानवीयकरण के विरुद्ध युद्ध है। यह निरा संयोग नहीं है कि युद्ध कुंवर नारायण के रचना संसार का केंद्रीय रूपक है। यहां तक कि उनकी पहली कविता पुस्तक का नाम चक्रव्यूह था। एक दूसरी कृति का आत्मजयी और एक कविता संग्रह का अपने सामने। कहानी संग्रह आकारों के आसपास में 17 में से कुछ कहानियों के शीर्षक ये है। कहानियों के शीर्षक से ही उस केंद्रीयता की तरफ
और ध्यान जा सकता है। शीर्षक है संदिग्ध चालें, आशंका, दो आदमियों की लड़ाई, चाकू की धार, मुगल सल्तनत और भिश्ती, सवार और सवार। युद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने विभिन्न फलितार्थों में उनकी लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण कविता में रचा बसा है। जीत हार, मुठभेड़, हमला, शिकार जैसे शब्द और शब्द चित्र उन्हें कई गुत्थियां सुलझाने में मदद करते हैं और अपनी बहुलता के कारण पाठक को चौंकाते हैं। उनकी कहानियों के संदर्भ में ताकत के मनोविज्ञान के अध्ययन को रेखांकित किया गया है। कविता में यह बात और भी आसान है। कुंवर जी की कहानियों के बारे में कमलेश जी ने खास तौर से इस बात को रेखांकित किया था, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कि जो साइकोलॉजी ऑफ पावर है, ताकत का जो मनोविज्ञान है, वो कहीं उसमें बहुत गहरे अर्थों में नजर आता है। उसकी शायद कुछ नई छटाएं भी उन कहानियों से निकल सकती। तो कविता में यह बात और भी सघन है। साइकोलॉजी ऑफ पावर, आकारों के आसपास की भूमिका में कुंवर नारायण ने कहा है, उद्धरण है, अक्सर इन कहानियों में पात्रों और घटनाओं को केवल गवाही की तरह लाकर मनुष्य की नियति का मुकदमा पेश किया गया है। लगभग युद्ध की तरह ही केंद्रीय रूपक अदालत का है। जहां सीधे सीधे लड़ाई नहीं है, वहां भी अंतहीन अदालत है। कटघरे हैं, ताले और पहरे हैं, कैद और गश्त है, अनकिए गुनाह हैं। कोई गश्त लगा रहा है मेरी यादों में, मैं पहरे में हूँ। ये उनके लेख का एक अंश है, विकल्प 2 में छपा हुआ। कुंवर नारायण का कवि जीने की कोशिश में है, पर हमारे जमाने में यह कोशिश अद्भुत कुछ जीने की चोर कोशिश हो जाती है। अद्भुत कुछ जीने की चोर कोशिश। आदमी की तरह जिंदा रहने की कोशिश एक अलग तरह की लड़ाई है, जिसकी लगभग सिलसिलेवार तस्वीर उनकी कविता वह कभी नहीं सोया में मिलेगी। जीने का यह मोर्चा सीधे सीधे अपने वर्तमान में है, लेकिन यह क्षणवादी मोर्चा नहीं है। समकालीनता का दबाव हर कवि पर होता है। कुंवर नारायण में दबाव मुखर भी है, पर मूलतः अपने समय से यह मुठभेड़ उन्हें इतिहास के परीक्षण के लिए प्रेरित करती है और मानव की नियति का प्रश्न वे अतीत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में उठाते हैं। मेरा ख्याल है इन पक्षों पर हम लोग पिछले 8-9 वक्तव्यों में भी कुछ सुन चुके हैं और ये कुछ ज्यादा ही बहरहाल युद्ध और अदालत के रूपक मनुष्य की, बल्कि मनुष्यता की और उसकी नियति की अवधारणा से गहरे जुड़े हैं, जिन्हें इतिहास के व्यापक संदर्भ निश्चित अर्थ देते हैं। इसीलिए इन रूपकों और अवधारणाओं को रेखांकित कर देने भर से कुंवर नारायण के मनुष्य के बारे में कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकल सकता। उसे कुछ और पास जाकर देखना होगा। हजारों साल से आदमी की तरह जिंदा रहने की कोशिश में लगा यह आदमी खुद आक्रामक नहीं है। खुद आक्रामक नहीं, उसमें थोड़ी बहुत आक्रामकता अगर दिखती भी है तो बंधे शिकार की प्रतिहिंसा के रूप में। विक्टिम है वो, हिंसक नहीं, हिंसा का शिकार है और इसीलिए प्रतिहिंसा की कोई छाया उसमें शायद हो। वह खुद विवशता में युद्धरत है, युद्ध का प्रेमी नहीं है। उसका युद्ध राजसत्ता की महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं है। अगर होता तो वह आसानी से अंततः किसी दक्षिण या वाम सर्वसत्तावाद का अनुयायी हो जाता। उसे न केवल ताकत बटोरने का लोभ नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विजय के दर्प और शक्ति संचय के उल्लास का खोखलापन भी उसके सामने शुरू से उजागर है। न तो राजसत्ता पाना है और न ही व्यक्तिगत विजय का दर्प दिखाना है। ताकत या शक्ति की व्यर्थता का सबसे अधिक शिद्दत भरा एहसास उस टीले तक
कविता में है, उस टीले तक जहां सिकंदर अपनी अंतिम विजय पर पहुंचा था और जहां कवि बिल्कुल उल्टे रास्ते से और बिल्कुल अकस्मात जा पहुंचता है। सिकंदर के रास्ते से ठीक उल्टे रास्ते से और अकस्मात। यह युद्धग्रस्त मनुष्य विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का हामी नहीं है, ना ही वह होगी जय निराला, होगी जय से आविष्ट और अभिभूत। इसलिए कि यदि वैसी स्थितियां हासिल हो जाएं तब भी विजेता पाएगा कि खुद उसमें और उन पत्थरों की कठोरता में कोई फर्क नहीं होगा जिन्हें वह जीत चुका होगा। जीत के अभियान में अंतर्निहित है कि मनुष्य को सभ्य और असभ्य, काले और गोरे में बांटा जाए। तमाम मनुष्यों की तरह के कुछ मनुष्यों को, जो हंसते गाते खाते पीते मनुष्य हैं, उन्हें कत्ल या हलाल किया जाए। पर यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विजेता मनुष्य अपने मनुष्यत्व से हाथ धो बैठता है। शायद क्वार्टरमैन की चिंताधारा में यह निर्णायक कारण है जो उन्हें युद्ध में जय की अवधारणा से ही विरत कर देता है। उदाहरण कविता से ही है, फौजी तैयारी कविता से है। बंदूक हाथ में लेते ही हमारे चारों तरफ दुश्मनों के सिर अपने आप नजर आने लगते। फिर भागते हुए कविता से कुछ पंक्तियां हैं। हमेशा की तरह वैभव और जोर जबरदस्ती का रास्ता एक बहुत ठंडी और अंधेरी घाटी में पहुंचकर अचानक कहां खो जाता है। महत्वाकांक्षा के विरुद्ध यह उनका एक बड़ा तर्क है। विजित की छटपटाहट ही नहीं, विजेता का मित्रहीन निर्जन अकेलापन भी कवि के सामने है। रूम एट द टॉप जो है सबसे अधिक लोनली है। अमानवीयकरण के विरुद्ध यहाँ दोनों तरफ से विचार है। दोनों पक्ष खोते ही हैं, पाते कुछ नहीं। युद्ध का स्पष्ट प्रतिकार करने के बावजूद मनुष्य निरंतर युद्धरत है। इस विरोधाभास में कुछ और पहलू आते हैं। यह एक अलग तरह का युद्ध है, इसे नैतिक युद्ध भी कहा जा सकता है। फिर यह युद्ध केवल बाहर की चीज नहीं है, आंतरिक भी है। इस कारण फिर उक्त संभावना एकांतिक हो जा सकती है, वही जो ऊपर की संभावना हम दिखा रहे हैं। लेकिन कुंवर नारायण की कुछ मूल प्रतिज्ञाएं हैं, जिनमें से एक ये है, जीना, सार्थक जीना। आत्मजयी में उठाई गई समस्या मुख्यतः एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है। केवल सुखी होना काफी नहीं, सार्थक जीना जरूरी है। ये उनकी पंक्ति। केवल सुखी होना काफी नहीं, सार्थक जीना जरूरी है। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस से जोड़कर देखिए अमेरिका का, तो संविधान का वाक्य है शायद। सार्थक जीना क्या है? यहाँ यहाँ से उधेड़ बुन दूसरी शुरू हो जाती है। इतिहास के विपरीत साक्ष्य के बावजूद मनुष्य इतिहास के विपरीत साक्ष्य के बावजूद कवि मनुष्य की जीत के लिए उद्धरत है। उस मनुष्य के लिए उद्धरण है, हमेशा जिसकी हिम्मत नहीं, उस मनुष्य के लिए हमेशा जिसकी हिम्मत नहीं केवल घुटने तोड़े जा सके। ऊंचा उठा सिर कविता से। उस मनुष्य को वे घर में कैद नहीं रखना चाहते, पर वे यह भी नहीं चाहते कि उसकी आंतरिक गरिमा, आत्मसम्मान और स्वत्व को अकारण ठेस लगे। वह उस आदमी को इस दैनंदिन अजीब दिन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं जिसमें अपनापन बचा लेना चमत्कार सा दिखने लगता है। अपनापन बचा लेना भी चमत्कार मालूम होता है। ऐसी दिनचर्या है। और उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह कि घर लौटकर मैंने किसी और को नहीं, अपने को ही लौटा हुआ पाया। आप खुद साबुत लौट आए, यही कितना बड़ा चमत्कार है। युद्ध, हार जीत, मुठभेड़,
जैसी स्थितियों में रखकर, इन स्थितियों में रखकर मनुष्यों के संसार की, मानवीय जीवन की और मानवीय नियति की यह परीक्षा एक बहुत बारीक रेखा पर टिकी हुई है। इन प्रश्नों का समाधान वे ताकत की भाषा में नहीं चाहते। इन प्रश्नों का समाधान वे ताकत की भाषा में नहीं चाहते। वह भाषा जो पूर्व पश्चिम सभी ओर से बोली जा रही है, जिस भाषा में विचारधाराओं का युद्ध चल रहा है और जो सचमुच के युद्ध में कभी भी परिणत हो जा सकता है, वे उस ताकत की भाषा में नहीं देखना या जांचना चाहते। दूसरी ओर वे इन्हीं रूपकों में आदमी की आदमियत के लिए लड़ाई चित्रित कर रहे हैं। इसके मूल में स्व और पर की विच्छिन्नता की धारणा है। अपने आप में स्व और पर, सेल्फ एंड द अदर, अपने आप में स्व और पर भले या बुरे, सत्य या असत्य के पक्षधर नहीं है। अपने आप में ये ऐसे पक्षधर नहीं है। स्व और पर मूलतः अनेक भिन्न भिन्न स्व ही हैं, जिनका आपस में कोई मूल विरोध नहीं है। या कि कहना चाहिए, कुंवर नारायण चाहते हैं कि ये विभिन्न स्व एक ही संसार में सक्रिय रहे। इन बहुत सारे स्व में कोई बुनियादी खोट नहीं है। जो सेल्फ है, अनेक सेल्फ हैं, अदर होता ही नहीं। उस तरह से देखें तो अदर है ही नहीं कोई, सारे के सारे सेल्फ हैं और उनमें ऐसी कोई भयानक बुनियादी खोट नहीं है, है ना। स्व की हर पहचान होने और करने में है। स्व की हर पहचान होने और करने में है। अलग से वह कोई आत्मा या तात्विक इकाई नहीं है। शरीर और बुद्धि इत्यादि से युक्त मनुष्य ही वह स्व है, वह सेल्फ है। इसलिए इनका परस्पर संबंध सहज और खुला हो, मांद और जोखिम का नहीं। इस स्व और पर की भिन्नता लेकिन अविरोध की नाटकीय अभिव्यक्ति घबराहट परिवेश हम तुम में होती है। कविता में घबराहट कविता है। एक अज्ञात भय यह कहता रहा कि दरवाजा न खोलूं। क्या पता आदमी ऊपर से ठीक ठाक हो लेकिन अंदर से भेड़िया सा खतरनाक हो। सारी परिस्थिति की एक और भी सूरत थी। शायद उस आदमी को मदद की जरूरत थी। इस एहसास को वे अपने सामने संग्रह में फिर से जांचते हैं। शायद उसी मुश्किल वक्त में जब मैं एक डरे हुए जानवर की तरह उसे अकेला छोड़कर बच निकला था खतरे से सुरक्षा की ओर, वह एक फंसे हुए जानवर की तरह खुंखार हो गया था। जब आदमी आदमी नहीं रह जाता। ये कविता, और डर के इस माहौल में इन कविताओं को दोबारा पढ़ें तो शायद शायद डर भी कुछ कम हो और समझ भी कुछ ज्यादा बढ़े। पहला, आसन्न संकट में क्या रवैया हो। ये जो स्व और पर वाली अवधारणाएं हैं, इसमें मैर्लो पोंती वाली बात काफी इस्तेमाल की गई है। इस पर मेरी बातचीत भी हुई थी कुंवर जी से कि ये कहाँ से आप लेकर आए। तो सार्त्र, कामू, मैर्लो पोंती, सिमोन द बोआ, इन लोगों के बीच में इन हिंसा अहिंसा वाले प्रश्नों पर तो बहुत जबरदस्त इनकी आपस की बहस थी ही। ये स्व और पर वाले प्रश्न पर मैर्लो पोंती का बड़ा विशेष आकर्षक काम मुझे लगा था उस समय। अब पता नहीं अब कैसा लगेगा, अब फिर से पढ़ूं तो आसन्न संकट में रवैया क्या हो। मानो यह चुनौती हर समय है, और क्योंकि स्व और पर के बीच कोई खुला और सहज रिश्ता कायम नहीं हो पा रहा है ना। अदरनेस इतना ज्यादा उभारा जा रहा है कि हम एक सहज रिश्ता बना ही नहीं सकते। हमसे जरा भी कोई भिन्न हुआ तो अदर हो जाता है और दुश्मन हो जाता है। हमारे वर्तमान का यह प्रमुख लक्षण है, हर समय आसन्न खतरा। हमारे समय जब हम कह रहे हैं तो पता नहीं शायद हर समय का हो, क्योंकि यह 40 साल 38-40 साल पहले की बात हम उस समय को देखते हुए कर रहे हैं। इस समय तो हमारे वर्तमान का यह प्रमुख लक्षण है, हर समय आसन्न खतरा, क्योंकि हर समय शक शुबहा
और मार-धाड़, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश, कुंवर नारायण के इस मैं को हम में विसर्जित करना संभव नहीं है। मैं और हम, मैं को लेकर बहुत कविताएं हैं कुंवर नारायण कि मैं होना क्यों काफी नहीं है। एक तो थोड़ी रोमांटिक सी भी है अंतिम संग्रह में। कुंवर नारायण के इस मैं को हम में विसर्जित करना संभव नहीं है, क्योंकि हम दरअसल अनेक में हैं। हम अनेक, हम में अनेक मैं हैं, अनेक सेल्फ हैं। यह करना उचित नहीं है, क्योंकि तब अनेक मैं की वास्तविकता को नकारना होगा। उस मैं की वास्तविकता, उसकी विशिष्टता, उसकी भिन्नता, उसको भी नकारने के पक्ष में कुंवर नारायण जी नहीं है, विचारक के रूप में भी, कवि के रूप में भी। यथार्थ से पलायन करना होगा अगर हम उस मैं को विसर्जित कर दें ना, बूंद को समुद्र में विसर्जित कर दें। बूंद की भी अपनी स्वायत्ता है। रविंद्रनाथ का एक बड़ा सुंदर निबंध है इस भारतीयता और प्रादेशिकता वगैरह को लेकर, शायद कश्मीर के संदर्भ में ही उन्होंने वो लिखा था कि कोई छोटी इकाई भले ही हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो उस पूरे विराट में समा जाना चाहे। वो अपना अपना व्यक्तित्व बनाए रखना चाहती है। कभी उस लेख पर किसी को बात करना चाहिए। तो यह विसर्जन, मैं का हम में विसर्जन, बूंद का समुद्र में विसर्जन श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि तब हम की भाषा भी अहंकारी मैं की तरह ताकत की भाषा हो जाती है ना। संघौ शक्ति कलु युगे है, या जो भी है, वो दम्भ हो गया, अहंकार, वो मैं की तरह ही हो जाता है। झूठ या सच नहीं, आज भी नाम की कविता की दो चार पंक्तियां हैं। झूठ या सच नहीं, इस तरह यकीन रखने वालों के बहुमत से डरता हूँ आज। बहुमत, जन्म और मृत्यु के दो अकारण छोरों के बीच, जिनके परे की ऊहापोह व्यर्थ है। क्यों जन्मे हम और क्यों मर गए, मरने के बाद क्या हुआ, जन्म से पहले क्या थे। अकारण छोर हैं दोनों के दोनों। सचमुच के जीवन में स्व को किस तरह बचाया जाए, सबके अलग अलग स्व की रक्षा किस तरह से हो, ये स्व एक ही धरातल पर किस तरह मुक्ति, सीमित मुक्ति या स्वतंत्रता को पा सकें। मोक्ष नहीं, मुक्ति, स्वतंत्रता। कैसे यह स्व न तो निर्जीव पदार्थ मात्र बन जाए, न ही समूह में एक अज्ञात कुलशील इकाई मात्र, जो ज्यादातर ताकत बटोरने की हवस में पैदा हुई है ना। न तो उसमें कुलशील रहित अज्ञात इकाई भी उस स्व को नहीं बनने देना चाहते। कैसे वह उन लड़ाइयों से बचा रहे जो न तो उसकी हैं, न ही उसके लिए हैं। आज आज तो ऐसी कितनी सारी लड़ाइयां हो रही हैं जो ना हमारे लिए हैं, ना हमारी हैं, जबरदस्ती थोप दी गई हैं। कैसे वह उन लड़ाइयों से बचा रहे जो न तो उसकी हैं, ना ही उसके लिए है, जो ज्यादातर ताकत बटोरने की हवस में पैदा हुई है, और जिस ताकत को बटोरने में अनेक स्व की मदद समूहीकरण के जरिए ली जाती है। देश, पार्टी, नेता या सुनहरे भविष्य के नाम पर, और जिसमें अंततः वे स्व बेगाने मानकर फेंक दिए जाते हैं। उन सेल्फ की कोई अहमियत नहीं रह जाती, यूज एंड थ्रो अवे, उनके द्वारा, उस अवधारणा के द्वारा या उस समूह के द्वारा जिसने सबको इकट्ठा किया। कवि की लड़ाई अति वैयक्तिक लड़ाई नहीं है, उक्त अर्थों में वह सभी व्यक्तियों की लड़ाई है। ये भी देखिए कितनी बारीकियां हैं इसमें कि आप हम के हिस्से भी हैं, लेकिन अपना व्यक्तित्व भी रखे हुए हैं। जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सारी अघोषित या अनचिन्ही लड़ाइयाँ भी नहीं, आपकी भी हैं, लेकिन आप सिर्फ आपकी भी नहीं है और सिर्फ दूसरों की भी नहीं। हथियार के रूप में उदाहरण है अपने बजाय नाम की कविता से छोटा सा उदाहरण है। हथियार के रूप में जरूरी लगता है जिंदा रखना उस नैतिक अकेलेपन को, जिसमें बंद होकर प्रार्थना की जाती है या अपने से सच कहा जाता है।
अपने से भागते रहने के बजाय खुद खुद से खुद को सच कहिए। परस्पर भिन्न लेकिन परस्पर संबद्ध इन स्वत्वों या व्यक्ति सत्ताओं की आपसी दुनिया ही उनकी खोज का केंद्र है। ये फिर मर्लो-पोंती वाला पॉइंट आता है। मनुष्येतर संसार से उसका एक अलग किस्म का संबंध है। वह स्वत्व न तो ब्रह्मांड का अविच्छिन्न अंग है, न उसका शास्ता या नियामक। वह स्वयं किसी अज्ञात शक्ति या ऐतिहासिक नियम से नियंत्रित संचालित भी नहीं है। यह एक बुलंद खुददारी की दुनिया है, जो अपने सामने जो कुछ देखती है उसे एक निश्चित आकार और अर्थ देती है। खुदी को कर बुलंद इतना इकबाल कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तब उसे अर्थवत्ता या सार्थकता कहाँ से मिलती? उस स्व को कहाँ से सार्थक जीना, ये बड़ा विकट सवाल है। तब उसे अर्थवत्ता या सार्थकता कहाँ से मिलती? जीने का संकल्प तो ठीक, लेकिन जीने का अर्थ क्या है? कवि मानता है कि सुखी जीना काफी नहीं है, सार्थक जीना जरूरी है। यह सार्थकता, यह खुद यानी स्व देता है या कि पाता है या रचता है, ये सवाल है इस सार्थक जीने को लेकर। मृत्यु से साक्षात्कार उसे मृत्यु से परे जीवन देखने को प्रेरित नहीं करता। न ही इस निर्णायक अंत से वह भयभीत होता है, मौत डराती भी नहीं। वह मृत्यु की दहलीज लांघने से पहले ही इसी जीवन और मनुष्यों के संसार में कोई सार्थकता रच लेता है। अमानवीय के खिलाफ उसका जिहाद उसे एक सार्थकता देता है। अमानवीयता के खिलाफ उसका जिहाद उसे एक सार्थकता देता है। सबके स्वत्व को बचाए रखना उस सार्थकता की पुष्टि है। बहुत कठिन डगर है, कहना चाहिए। ये तमाम चीजें जो मेरी वजह से जिंदा हैं, ये समझौता कविता की पंक्तियां। ये तमाम चीजें जो मेरी वजह से जिंदा है, जैसी पंक्तियों के पीछे कुछ इसी तरह की तात्विक या दार्शनिक दृष्टि है। डूबते देखा समय को, ना, कविता बड़ी सुंदर, एक लोकप्रिय, शायद धर्म में छपी थी क्या। डूबते देखा समय को, अभी अभी जो सूर्य था, डूबते देखा समय को जैसी कविता में उसके व्यर्थ रंगों को एक साहसिक योजना दी। यह जो संकेत है, यह इसी और मालूम होता है सार्थकता वाले। ऊल जलूल और व्यर्थ, आत्यंतिक अर्थों में व्यर्थ, क्योंकि इस संसार को अर्थ देने का काम मनुष्य का है। इसमें अनेक अतीतों और अनेक भविष्यों की संभावना को जिंदा रखना निहायत जरूरी है। यह कुंवर नारायण की एक अडिग प्रतिज्ञा है। यह गीता के कर्मवाद से काफी अलग है। प्रतिज्ञा केवल कार्य करने की ही नहीं, फल पाने की भी है। फल कोई अलौकिक सत्ता नहीं, स्वयं मनुष्य देता है। एक ह्यूमनिज्म के चरम रूप में इसे देख सकते हैं। बाद में तो इस ह्यूमनिज्म, इस मानवतावाद के की खामियां भी बहुत सारी सामने आई हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। ताकत के मनोविज्ञान का असर कुंवर नारायण के कई समकालीन कवियों पर है। उन्हें साथ साथ रखकर देखें तो कुंवर नारायण की दृष्टि की विशेषता अधिक स्पष्ट हो सकती है। उदाहरण के लिए श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय और विजय नारायण शाही, तीनों में युद्ध के रूपक में लेंगे। श्रीकांत वर्मा की कविता में स्व पर के विरुद्ध मिलेगा। जो मुझसे नहीं हुआ मेरा संसार नहीं। उसकी कोशिश एक योद्धा की विजेता होने की कोशिश है। व्यर्थता का एहसास वैसा न हो पाने के कारण है। विजयी नहीं हुए इसलिए व्यर्थता महसूस हो रही है श्रीकांत जी के संदर्भ में। कुंवर नारायण का स्व आक्रामक या विजेता होना ही नहीं चाहता। वह संसार के व्यर्थ रंगों को साहसिक योजना देकर एक अर्थ अपने लिए जरूर पाना चाहता है, पर उसमें दूसरों का प्रवेश निषिद्ध नहीं है। दूसरों से भी उसे अपेक्षा है कि वे भी सार्थक जिएं।
उन्हें परास्त कर उनसे बड़ा होकर जीने में स्व को कोई सार्थकता नहीं मिलती। यहाँ दूसरे लोग नरक नहीं है, न ही श्रीकांत वर्मा की तरह संसार की इस तरह की अस्वीकृति है। जब वो लिखते हैं समाधि लेख में, माया दर्पण में, श्रीकांत जी, जो मुझसे नहीं हुआ वह मेरा संसार नहीं है। कुंवर नारायण का स्व इतना आत्म केंद्रित नहीं है, ना ही वह प्रयत्न को व्यर्थ मानता है। प्रयत्न भी करना है और इतने आत्म केंद्रित भी नहीं। अंत तक हिम्मत न हारने की टेक। वह किताब बंद कर दो जिसमें अपनी ही कथा लिखी, कहकर दूसरों की दुनिया की सार्थकता की ओर नजर डालने का अंदाज भी उनमें है। अज्ञेय की इनको भी पंक्ति को दे दो के विपरीत कुंवर नारायण एक दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं। एक बंधी रेखा पर सीधे बढ़ते जाने से घेरे को बढ़ाते जाना उसके वक्त और जगह को अधिक माने देता था, यानी उसे दूसरों को अधिक देने और पाने देता था। दूसरों को अधिक देने और पाने, रेखा के दोनों ओर। यह तरीका तभी सफल हो सकता है जब दूसरों की कर्म सार्थकता को देखा जाए। पर आदमी कलाकार है जो यथार्थ को नहीं, अपने यथार्थ को कोई ना कोई अर्थ देने की कोशिश में पागल। लगभग 10 बजे हर रोज, लगभग 10 बजे रोज चौधरी। दूसरों को उत्तर देने के लिए यह प्रतिश्रुति है उनकी। फिर उदाहरण है वियतनाम कविता से। ठहरो, यह मत करो, हमें इसका उत्तर देना होगा। विज्ञापन के चतुर लहजों में नहीं, किसी घायल बच्चे के दर्द सी सादी भाषा में कि कौन सी मृत्यु अनिवार्य है। वह इतना कहकर संतुष्ट नहीं है कि गलत किंतु सही सा एक तर्क युद्ध है, न बुद्ध है न ईसा। वियतनाम। कुंवर नारायण की तरफ दौड़कर सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचने की नहीं, इस बेचैनी को झेलने की, इससे उबरने की है। क्या हम अभी भी उन्हीं नीचाइयों पर खड़े हैं जहां ऊंचाइयों का असर पड़ता है? कुतुब मीनार। श्रीकांत वर्मा की कविता में समरकंद और मगध की ओर प्रयाण है। उस प्रयाण की निस्सारता का एहसास है, फिर भी गंतव्य जैसे वही है। कुंवर नारायण को इसमें कुछ और नजारा दिखता है। दिल्ली की तरफ नाम की कविता याद कीजिए, और ये शायद इमरजेंसी के दौर में लिखी गई कविता। दिल्ली की तरफ। जिधर घुड़सवारों का रुख हो उसी ओर घिसटते जाते हुए, मैंने उसे कई बार पहले भी देखा है। दोनों हाथ बंधे मजबूरी में फिर एक बार। कौन था वह, कह नहीं सकता, क्योंकि को केवल 2 बंधे हुए हाथ ही दिल्ली पहुंचे। ये दिल्ली दरबार इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी जी के जमाने का, और शायद कुछ और जमानों का भी। बंधे हुए हाथ, सिर्फ बंधे हुए हाथ। कुंवर नारायण और श्रीकांत वर्मा के दृष्टिकोणों को अस्तित्ववाद के घेरे में देखना आसान है। ऊपर के पूरे विवेचन में अस्तित्ववाद की शब्दावली देखी जा सकती है, पर दोनों पर अस्तित्ववाद का असर अलग अलग किस्म का है, या कि दोनों के अस्तित्ववाद अलग अलग है। सार्त्र के अस्तित्ववाद की छाप दोनों पर कुछ समान बिंदुओं पर है, पर कुंवर नारायण स्व की पारस्परिकता में मर्लो पोंती के अधिक करीब होंगे, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके। स्व की पारस्परिकता, एक सेल्फ का दूसरे से, एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है, इंटरपेनिट्रेशन है, कहीं पर काया प्रवेश के अर्थ में भी शायद आता हो। ये जीवन की क्रिया या कर्म के, जीवन को क्रिया या कर्म के रूप में देखने में, उसे सार्थक मानने में, उसी से सार्थकता पाने की मान्यता में कुंवर नारायण श्रीकांत वर्मा की काफकाई व्यर्थता और सार्त्र के निषेधवादी दौर को नहीं अपनाते।
हालांकि कुंवर नारायण काफका के दुस्वप्नों की याद दिलाते हैं। यहाँ सार्त्र के जीवन की भी कई पटरियां रही हैं या कई कई चरण रहे हैं, तो इसलिए वहाँ सार्त्र का एक निषेधवादी दौर था, उसको नहीं अपनाते। श्रीकांत जी शायद ज्यादा अपनाते हैं। तो चिकित्सा नाम की कविता में है, दो कमरों के बीच बटी हुई जिंदगी, बहुत कुछ आशा है, बहुत कुछ भय। यह संभव है कि अस्तित्ववाद के स्रोतों तक जाकर इस तरह के अंत या विरोधाभास को हल कर लिया जाए, पर कई सवाल तब भी अनुत्तरित रह जाते हैं। अस्तित्ववाद जहां एक और दकार्त के तर्कवाद से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर विको और कीर्केगार्ड के अतर्कवाद से भी। विको इटालियन और कीर्केगार्ड डेनिश फिलोसोफर्स, सोशल फिलोसोफर्स। क्लासिकल और रोमांटिक, वस्तुवाद और भाववाद, इन अंतर विरोधी धाराओं की टकराहटें अस्तित्ववाद में बहुत गहरी हैं। यह वह इसीलिए एक साथ हेगेल और मार्क्स से जुड़ता और टूटता है। अस्तित्ववाद एक साथ संसार को स्वीकार करना और अस्वीकार करना उसमें संभव है। देखने की बात यह है कि कुंवर नारायण के यहाँ स्वीकार क्या किया जाता है और अस्वीकार क्या किया जाता है। कुंवर नारायण भोगवाद और प्राप्ति की धारणाओं के सम्मोहन को अस्वीकार करते हैं। कुंवर नारायण भोगवाद और प्राप्ति की धारणाओं के सम्मोहन को अस्वीकार करते हैं। प्रगति अगर सार्थक है तो केवल नैतिकता में, आरोपित या अंतर्निहित दिव्य नैतिकता नहीं, एक अर्जित नैतिकता में। सब बना बनाया एक चला आ रहा है वो नहीं। कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स, और इसमें थोड़ा सा फर्क शायद देखना दिलचस्प होगा। तो आरोपित या अंतर्निहित दिव्य नैतिकता नहीं, एक अर्जित नैतिकता। वे भौतिकवादी हैं पर जड़ भौतिकवादी नहीं, एक तरह का नैतिक भौतिकवाद। नैतिक भौतिकवाद जो राजसत्ता, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति, इतिहासवाद की धौंस मानने को तैयार नहीं है। हिस्टोरिसिज्म की भी धौंस नहीं मानते। हिस्ट्री के बड़े गहरे अध्येता हैं और उससे कविता भी निकालते हैं, लेकिन हिस्टोरिसिज्म के पक्षधर नहीं है। घर की बात करें तो उनका मनुष्य कबीर के मनुष्य के करीब है। हम अस्तित्ववाद को छोड़ के यहाँ आए। संप्रदायवाद बाह्याचार और बाहरी भेदभाव पर कठोरतम आघात करता हुआ कबीर के मनुष्य के करीब, यह भौतिकवाद है, नैतिक भौतिकवाद। श्रीकांत वर्मा और रघुवीर सहाय के संसार, श्रीकांत वर्मा और रघुवीर सहाय के संसार दुस्वप्न और स्व कुछ अधिक ठोस लग सकते हैं बनिस्बत कुंवर नारायण के। इतने ननुनच के साथ जब आप स्व की कल्पना करेंगे तो कठिन तो है ही उसे समझना, उसे साक्षात कर पाना। कुंवर नारायण अनेक अतीतों और अनेक भविष्यों की धारणा के जरिए अपने अपने यथार्थ को अर्थ देने में लगे स्व को पहचानते हुए उस स्व को जैसे एक टाइप बनने से बचा रहे हैं। प्रोटोटाइप्स नहीं है यहाँ। रघुवीर सहाय के विपरीत उनमें व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। रघुवीर के यहाँ तो रामदास और ऐसे बहुत से नाम। इस तरह मानो वे कुछ अधिक अमूर्त हैं। अगर नाम होते तो हम शायद ज्यादा अच्छी तरह पहचान लेते, धर्म से, भाषा से, क्षेत्रों से जोड़ जाड़ के, जो भी कपड़े देखकर। अगर नाम है भी तो इतिहास या पुराकथाओं के नाम है, और इस माने में वे टाइप रचने की ओर झुके हैं, अगर उनको टाइप माना जाए। इन दोनों के बारीक संतुलन की उनकी कोशिश कठिन। दूसरी ओर विजयदेव नारायण शाही में मिथकों का और युद्ध के रूपक का अंतर गुंथन कुंवर नारायण से कुछ भिन्न है।
शायद इस अंतर को एलिगरी और टाइपोलॉजी के अंतर से समझा जा सकता है। ये भी बड़ा दिलचस्प प्रसंग हो गया था। केदारनाथ सिंह से इस पर काफी लंबी बातचीत हुई थी, टाइपोलॉजी और एलिगरी को लेकर। शाही जी का और कुंवर नारायण का उपयोग जो मिथकों का है। एलिगरी जो है विशुद्ध अन्योक्ति है। उसमें मिथक की अंतर वस्तु या कथा का नए नए युग में रूपांतरण, विकास या पूर्वाभास नहीं हो सकता। मैंने अमुक के बहाने में अमुक की कहानी कह रहा हूं, बस उतना ही है। वो माइथोलॉजी की तरह हर पल नया अर्थ देने वाली एलिगरी शायद नहीं होती। एलिगरी में मिथक की अंतर वस्तु प्रतीक के तौर पर ले ली गई है। टाइपोलॉजी में उसे अंतर वस्तु या कथा को वर्तमान में विकसित होते देखने की, भविष्य का पूर्वाभास देखने की क्रिया शामिल है। एलिगरी एक तरह से प्रोटेस्टेंट तर्काश्रयी मानसिकता का अंग है। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिज्म जो तर्क ज्यादा करीब है, जहां रोटी और शराब ईसा का गोश्त और खून नहीं, गोश्त और खून जैसा ही है। कैथोलिक्स की तरह वो उसको गोश्त और रोटी और शराब जो है उसको ईसा का गोश्त और खून मानकर ग्रहण नहीं कर रहे हैं जैसे कैथोलिक्स कर रहे हैं। प्रोटेस्टेंट उनको वही मानकर कर रहे हैं जो है वो रोटी और शराब। टाइपोलॉजी कैथोलिक रहस्यवादी रुझान को, जादू को बनाए रखने का तरीका है। वहां तर्क नहीं, आस्था और विश्वास के साथ उसे गोश्त और खून ही मानने का आग्रह है। कैथोलिसिज्म आस्था के कारण। वहां इतिहास और मिथक मुर्दा नहीं। कैथोलिसिज्म वहां इतिहास और मिथक मुर्दा नहीं, व्यतीत नहीं, उदाहरण मात्र नहीं, एक जीवित नए नए रूप में विकसित यथार्थ है। शाही का जादू जहां अपने साथ बहा ले जाता है, शाही की कविता में, शाही जी की कविता में, वहां कुंवर नारायण का चौकन्नापन, सतर्कता, विश्लेषण ठिठक ठिठक कर सब कुछ जांचने की मांग करता है। और प्रसंगवश यहाँ हम याद करें कि एलियट प्रोटेस्टेंट की एक शाखा से, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की एक शाखा से हटकर एंग्लो कैथोलिक चर्च का हिस्सा बना। तो उसमें जो कैथोलिक धर्म में जो सारा विधि विधान है, कर्म कांड है कह लीजिए आप, और उससे जो एक तरह का जादुई संसार बनता है। जितने सारे त्योहार कैथोलिक शाखा में होते हैं उतने प्रोटेस्टेंट शाखा में नहीं होते। हमारी ही तरह लगभग हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते किसी संत की, किसी का जन्मदिन है वगैरह वगैरह। वो एक जादुई सा जो असर होता है, जो आस्था के कारण तर्क को एक तरफ थोड़ा सा पीछे रखकर। कुंवर नारायण जी ने अपनी कहानियों के बारे में लिखा है, इन कहानियों में वैसे रोमांचकारी और सनसनीखेज तत्व नहीं मिलेंगे जैसे कि आम तौर पर कहानियों में होना लाजिम समझा जाता है। ठंडे दिल दिमाग से सोचते हुए बातचीत का एक अंदाज है, यथार्थ से एक रोमांस। रोमांस शब्द सर्वांते के डॉन क्विक्सोट के अर्थों में, जो पहला उपन्यास है, आधुनिक उपन्यास डॉन किहोते या डॉन क्विक्सोट, कुछ इस तरह मानो रोमांस यथार्थ से पलायन न होकर उसी की एक खास पहचान या अतिरिक्त माप हो। ये बहुत बहुत ही दिलचस्प एक उदाहरण है। साथ ही आगे लिखते हैं, कहानी की किसी परिचित जाति को ठेस पहुंचाकर मैंने पाठक से एक नए दृष्टिकोण की मांग की है, जिसमें वह कहानी के जादू से मुग्ध होकर नहीं, कहानीकार के साथ पूरी तरह जगा रहकर अपने आप से तर्क वितर्क करता चलता है। इस कोशिश में कहानियां कभी कभी कविता और निबंध की विधा के काफी निकट आ गई हैं, लेकिन शायद इस तरह नहीं कि उनकी बुनियादी पहचान ही गुम हो गई। बेचैन पत्तों का कोरस तो और भी ज्यादा इस धारणा को या इस मान्यता को स्पष्ट करता है। अगर ये संग्रह आपने देखा हो, निबंध के निकट, कविता के निकट कहानी का आ जाना,
विधाओं की अपनी चार दीवानियां टूटना। ऊपर के लंबे उद्धरणों में रेखांकित किए जा रहे शब्द और वाक्यांश कुंवर नारायण के रचना संबंधी दृष्टिकोण, रचना प्रक्रिया और शिल्प के बारे में बहुत कुछ और बहुत स्पष्टता से बताते हैं। शायद वे खुद अपने सबसे खरे आलोचक हैं। स्पष्टता कुंवर नारायण की खास विशेषता है, गद्य और कविता दोनों में। यहाँ एक दिलचस्प चीज याद आती है। एक कवि मित्र ने कहा, शायद नाम लेना ठीक न हो, लेकिन उन्हें कुंवर नारायण की कविता में व्यंजना का अभाव बहुत खलता है। ये काफी विचारणीय मुद्दा उन्होंने उठाया था। और अगर व्यंजना है तो किस तरह से वो व्यंजना किस रंग में, किस अदा से आ रही है, ये भी एक विचारणीय विषय है। तो कुंवर नारायण की खास विशेषता है स्पष्टता, गद्य और कविता दोनों में। कविता में उनके हर शब्द, बिंब और रूपक का अर्थ स्पष्ट है और ज्यादातर वहां एक ही अर्थ है। मूलतः यह तर्क सम्मत स्पष्टता है। घनघोर मानसिक ऊहापोह भी ये साफ सुथरी भाषा में रखने में समर्थ हैं। बल्कि एक तरह का अधैर्य संभवतः उनमें है टेढ़े मेढ़े तरीकों के बारे में। फिर अन्योक्ति नाम से एलिगरी नाम एलिगरी अन्योक्ति नाम से जो कविता है उस पर है। उसका अंश है, क्यों खोजना पड़ता है मिथकों में, वक्रोक्तियों में, श्लेषों में, रूपकों में, झूठ के उल्टी तरफ क्यों इतना रास्ता चलना पड़ता है एक साधारण सच्चाई तक भी पहुंच पाने के लिए। तो एलिगरी के तौर पर मिथक का आत्मजयी में प्रयोग करने के बाद वे उस ओर पुनः लौटे हैं। मिथक का उपयोग उन्होंने बार बार किया है नई कविताओं में, पर वह अलग से न उठाकर अंतर्ग्रथित प्रयोग है। जाहिर कुंवर नारायण जादू स्कूल के रचनाकार नहीं है, मैजिकल रियलिज्म वगैरह नहीं है, पर जहां कहीं वे इस स्कूल की गिरफ्त में आए हैं, वहां उनकी कविता का असर अलग ढंग से पहचान में आता है। जैसे अंतिम ऊंचाई कविता का उदाहरण है, मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश की। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। और डूबते देखा समय को का उदाहरण है, वहां से उदाहरण है, डूबते देखा समय को जो अभी अभी सूर्य था अपने में अस्त, मैं शाम में इस तरह व्यस्त कि जैसे वह हुई नहीं। मैंने की उसके व्यर्थ रंगों को एक साहसिक योजना दी। अनोखा सा एक रोमांस है कहिए इसमें। ये दो उद्धरण लगभग एक ही बात कहते हुए भी रचना प्रक्रिया के दो भिन्न बिंदुओं से शुरू होते हुए लगते हैं। ऊल जलूल दुनिया और व्यर्थ रंगों का लगभग समान अर्थ है, देखने, सोचने और कुछ करने की क्रियाएं दोनों में है। व्यक्ति सत्ता और सृष्टि, दर्शक और दृश्य के बीच संबंध दोनों में लगभग एक सा है। क्रिया के द्वारा यथार्थ नहीं बदल रहा है, पर वह दर्शक से नितांत अप्रभावित भी नहीं है। यथार्थ तो वही है, बदल नहीं गया, लेकिन दर्शक ने उसे एक दूसरी छटा दे दी है ना। अपने आप में यथार्थ बदला भले ही ना हो, पर दर्शक ने उसे अपने लिए पा लिया है। यह एक कलाकार ईश्वर जैसा सुख है, जिसने शाम को और रंगों को योजना दी। पहली कविता की मुश्किल, दूसरी कविता की साहसिक योजना के करीब मानवीय है। मात्र निर्भयता से अधिक कुछ की साहस की मांग है। आसान दूसरी स्थिति भी नहीं है, और उसमें एक जादू है। रावण के 10 सिर और 20 हाथों से अधिक, या उनके अतिरिक्त कोई और भी औजार हैं जो व्यर्थ रंगों को संयोजित करने की हिम्मत देते हैं। आंख बंद नहीं है, निरा स्वप्न नहीं है, बल्कि यथार्थ से खास तरह का रिश्ता है। ऐसा रिश्ता जो यथार्थ को अपना अर्थ देने की क्षमता मनुष्य में पैदा करता है।
यथार्थ से रोमांस, सर्जना रचना युद्धग्रस्त मनुष्य को सार्थकता दिलाने वाली यह तीसरी और शायद सबसे अहम वजह है। डूबते देखा समय को कविता में एक दार्शनिक प्रतिज्ञा है, पर वह कविता की इतनी अपनी है कि सहसा उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाता। स्पष्ट होते हुए भी ये दो तरह के रचाव हैं। अंतिम ऊंचाई में डूबते देखा समय को की अपेक्षा कविता का ज्यादा जादू अधिक। यहाँ चर्चित कविताओं में जिन कुछ अलग सी कविताओं की ओर शुरू में इशारा किया गया था, उनमें से यह एक है। नपीतुली, संयत, परिष्कृत होते हुए भी यहाँ कुछ अधिक उन्मुक्तता है। सब कुछ कवि रचित होते हुए भी यह वह उसके सतर्क और कठोर नियंत्रण से मुक्त है। बाकी कविता, एक कविता है बाकी कविता, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती। कविता को अस्तित्व की तरह खींचकर छोड़ देना कवि कुंवर नारायण का स्वभाव नहीं है। इसलिए इसलिए भी यह कविता पंक्ति अलग सी लगती है। चाहे तो पिछली कविताओं में इसके बीज जरूर देख लें, पर उनकी महत्वपूर्ण नई कविताएं अक्सर तह के भीतर तह उघाड़ कर भी स्पष्टता से कुछ देखती रहती हैं, बताती रहती हैं। यह कम होता है कि वे कहें, फिर उद्धरण है, ऐसा कम कहा है उन्होंने, लेकिन कहा है, सतहें इतनी सतही नहीं होती, न वजहें इतनी वजही, न स्पष्ट इतना स्पष्ट ही। क्या वह हाथ जो लिख रहा उतना ही है जितना दिख रहा है, या उसके पीछे एक और हाथ भी है उसे लिखने के लिए बाध्य करता हुआ। कहीं निमित्त की खोज भी है। सतहें नाम की कविता है। इसी तरह पूरा जंगल जो है उनके उक्त स्वभाव के विपरीत अस्पष्टता लिए हुए है, लेकिन उसमें एक सघनता और पैनापन है जो मसलन अंतिम ऊंचाई से भिन्न किस्म की सघनता और पैनापन है। तार्किक प्रश्नों से शुरू होकर भी दोनों कविताएं अलग अलग तरह से समाप्त होती हैं। अंतिम ऊंचाई एक तरह के एकालाप उद्बोधन के मिले जुले रूप में समाप्त होती है। अंतिम ऊंचाई एक तरह के एकालाप उद्बोधन के मिले जुले रूप में। पूरा जंगल कविता जो है वो एक बेचैन कर देने वाले स्वयं देह तक से अनुभूत एहसास में उसकी तटस्थता उसका पूरा जंगल है। कविता में तथाकथित रहस्यवाद और आध्यात्मिकता की मांग भले ही न की जाए, पर कविता और कला के बारे में एक जिज्ञासा आज भी अनुत्तरित है। वह कौन सा तरीका, साधन या उपकरण है जिसके जरिए कविता वहां बिल्कुल उल्टे रास्ते से और बिल्कुल अकस्मात जा पहुंचती है, जहां पहुंचने में बल, वैभव और बुद्धि को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। वह कौन सा रसायन है जो भाषा के एक संयोजन को कविता, तो दूसरे संयोजन को कहानी और तीसरे को गद्य बना देता है। ज्ञान और संवेदना किस बिंदु पर और कैसे एक होकर साहित्य या कला में परिणत हो जाते हैं। कुंवर नारायण की कविता कुछ खास कोणों से इस प्रश्न को पुनर्जीवित करती है। बहुत कुछ आशा है, बहुत कुछ भय जैसी पंक्तियां क्यों देर तक स्मृति में गूंजती रहती। तो इस तरह से कुछ पक्ष हैं, कुछ और भी। ये कविता का फिलहाल में 3-4 ऐसी टिप्पणियां या लेख कुंवर नारायण जी पर है। एक कभी मौका लगे तो इन पर भी बात की जा सकती है। अलग अलग तरह से कुंवर नारायण जी को देखना संभव है, देखा जाना चाहिए। और ये पूरा जो महाअभियान है बहुत सुंदर अभियान है, अपने अपने दिग्गजों को याद करने, इस विस्मृति के दौर में अपने दिग्गजों को याद रखने का मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये अवसर मुझे मिला
इससे कुछ शायद मैं फिर खुद खुद को कुछ और अधिक खोल सका। धन्यवाद। तो अब इसे बंद कर सकते हैं। कैसे बंद करना है? एंड लाइव वीडियो, एंड लाइव वीडियो ना कर दें, एंड लाइव वीडियो।